दोपहर 12 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं तरन्नुम रिजवी। समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। निकाय चुनाव के पहले चरण के मतदान की तैयारियां हुई पूरी। आज पोलिंग पार्टियां हो रही हैं रवाना। राजनीतिक दलों का घर घर प्रचार है जारी। निकाय चुनाव के दौरान पहले चरण के मतदान वाले जिलों में बढ़ाई गई सुरक्षा। भारत नेपाल सीमा हुई सील। आवागमन पर रखी जा रही है कड़ी नजर। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार हुआ तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में उमड़े लोग। राहुल गांधी ने भी की जनसभा। जापानी राजदूत ने मन की बात के 100वें एपिसोड के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी बधाई। कहा, प्रधानमंत्री का जनता से सीधे संवाद का है ये अनूठा प्रयास। और अगले 5 दिनों में उत्तर प्रदेश और दिल्ली सहित 5 राज्यों में मौसम विभाग ने तेज हवाएं चलने और बारिश का जारी किया अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए कल शाम प्रचार थमने के साथ ही प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पहले चरण के लिए गुरुवार यानी 4 मई को मतदान होगा। मतदान के दिन मतदान वाले स्थानों पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। मतदान वाले जिलों के सरकारी और निजी संस्थान 4 मई को बंद रहेंगे। प्रदेश में 2 चरणों में निकाय चुनाव होंगे। 4 मई को पहले और 11 मई को दूसरे चरण का मतदान होगा, जबकि 13 मई को नतीजे आएंगे। पहले चरण में प्रदेश के 37 जिलों में मतदान होगा। इसके लिए सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, देवीपाटन, गोरखपुर और वाराणसी मंडल में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। निकाय चुनाव के पहले चरण में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने के लिए सत्ताधारी भाजपा और प्रमुख विपक्षी दल सपा समेत सभी राजनीतिक दल के उम्मीदवारों ने पूरी ताकत चुनाव में झोंक दी है और मेयर, पार्षद, जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्यों के पदों के प्रत्याशी घर घर जाकर मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और मतदाताओं को विभिन्न सुविधाएं देने की बात कह रहे हैं। फतेहपुर में कल यानी 4 मई को प्रथम चरण में होने वाले मतदान के लिए आज सवेरे 8 बजे से पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। फतेहपुर के विज्ञान भवन मैदान में रवानगी पंडाल बैरिकेडिंग लगाकर तैयार किया गया है। जिले में 2 नगरपालिका और 8 नगर पंचायतों में 472 बूथों पर मतदान होना है। 472 पोलिंग पार्टियों में शामिल 1888 कार्मिकों को बूथों पर भेजा जा रहा है। नगर निकाय चुनाव में कुल 3,90,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण में होने वाले मतदान के लिए आज पोलिंग पार्टियां मतदान स्थल के लिए रवाना हो गई हैं। रायबरेली जिले में 1 नगरपालिका और 9 नगर पंचायतों के लिए मतदान होना है। जिले में कुल 140 वार्ड हैं, जिनके लिए 104 मतदान केंद्रों और 362 मतदेय स्थलों के माध्यम से मतदान कराया जा रहा है। लखनऊ में पहले चरण के निकाय चुनाव के लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। लखनऊ के स्मृति भवन से पोलिंग पार्टियों को मतदान स्थलों के लिए रवाना किया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने प्रचार सामग्री का मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। उनके साथ मुख्य विकास अधिकारी रिया केजरीवाल और नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने भी मतदान के लिए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मतदेय स्थलों पर दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर मतदान कर्मियों को निर्देश दिए। बूथों पर पेयजल, शौचालय आदि की व्यवस्था के साथ ही दिव्यांगजन तथा महिलाओं के लिए आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश मतदान से संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। लखनऊ में 4 मई को सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक मतदान होगा। उसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। अभी यहां पर स्मृति उपवन में पोलिंग पार्टीज की रवानगी की व्यवस्था हो रही है। पोलिंग पार्टीज के जितने भी कार्मिक हैं वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर ईवीएम रिसीव कर रहे हैं और उसके बाद चेकिंग करने के बाद अपने वाहनों में बैठकर वो पोलिंग बूथ पर जाएंगे और कल पूरी तरह से शांतिपूर्वक माहौल में, भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न हो सके, इसकी व्यवस्था की गई है। हर बूथ पर
पर्याप्त संख्या में पोलिंग पर्सनल्स के साथ साथ पुलिस के पर्सनल भी तैनात किए गए हैं। जहां पर संवेदनशीलता ज़्यादा है वहां अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है और उसके अलावा हमने स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स और वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था की है। जिला प्रशासन के अंतर्गत जो कल नगर निकाय चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं उसके में नगर निगम द्वारा सारे बूथों पे पेयजल की और शेड की और इसके अलावा जो भी एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ है उसकी व्यवस्था की गई है। आपने यहाँ भी देखा होगा, यहाँ पार्टियाँ यहाँ से अभी रवाना हो रही है। यहाँ पे पूरी सफाई व्यवस्था को लेकर हर तरह की जो पूरा लॉजिस्टिक का है वो नगर निगम द्वारा जिला प्रशासन के साथ मिलकर किया गया है और ताकि बहुत ही अच्छा इलेक्शन हम लोग करा पाए। और हमारी अपील रहेगी कि सारे वोटर से बढ़ चढ़ के वोट डालें और इलेक्शन को जो है एक जो हमारा डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा एक पर्व होता है उसकी तरह लेते हुए कल सब लोग बाहर निकलें। वाराणसी में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने पूर्व में ही सारी तैयारियां कर ली थी। आज सुबह से ही उसी तैयारियों के क्रम में पोलिंग पार्टियों की रवानगी से संबंधित सभी सामानों को अकाउंट बनाकर क्षेत्र वाइज सभी पीठासीन अधिकारियों एवं मतदान कर्मियों को समान ईवीएम सीलिंग सामग्री शाही इत्यादि देकर रवाना किया गया। हजारों की संख्या में मतदान अधिकारी व कर्मचारी मौके पर मौजूद होकर अपने लिए वोटिंग से संबंधित सामग्री लेने के लिए प्रयासरत दिखाई दिए। नगर निकाय चुनाव के लिए प्रयागराज के केपी इंटर कॉलेज मैदान से आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। पूरे जिले को 27 जोन और 126 सेक्टर में बांटा गया है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। नगर निगम के 100 वार्ड का चुनाव प्रयागराज जिले में होगा, जिसमें कुल 1180 बूथ बनाए गए हैं। इन बूथ के लिए कुल 1180 पोलिंग पार्टियां बनाई गई हैं। 8 नगर पंचायतों के लिए 127 बूथ बनाए गए हैं और इनके मतदान के लिए 127 पोलिंग पार्टियां बनाई गई हैं। चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस जवानों के साथ पीएससी और बीएसएफ को भी लगाया जा रहा है। नगर निगम चुनाव में पहले चरण में 4 मई को होने वाले मतदान के लिए मतदाताओं को निष्पक्ष, बिना प्रलोभन और भयमुक्त तथा अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी क्रम में लखनऊ नगर निगम चुनाव में मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिलाधिकारी के नेतृत्व में जागरूकता रैली निकाली गई। पिछली बार नगर निकाय चुनाव में मत प्रतिशत कम था, जिसे बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लोकतंत्र में अधिक से अधिक लोग मतदान करें, तभी ये मजबूत होगा। इस अवसर पर नुक्कड़ नाटक और साइकिल रैली और पद यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया। प्रथम चरण में नगर निकाय चुनाव में कल 4 मई को होने वाले मतदान को सकुशल और सुरक्षित संपन्न कराने को लेकर प्रशासन ने इंडो नेपाल बॉर्डर रुपईडीहा में उच्च अधिकारियों की बैठक के बाद 24 घंटे पहले आज 3 मई से मतदान संपन्न होने तक सीमा सील कर दी है, जिससे नेपाल से वाहनों का आवागमन ठप हो गया। अब अति आवश्यक व्यक्तियों की गहन तलाशी और पूछताछ उपरांत पैदल ही जाया जा सकता है, वो भी मतदान के दिन पूर्ण रूप से बंद रहेगा। रुपईडीहा में एसएसबी और पुलिस द्वारा बॉर्डर से गुजरने वाले वाहनों की तलाशी और गहन पूछताछ उपरांत ही जाने दिया जाएगा, जिसे आज शाम से पूरी तरह मतदान समय तक बंद कर दिया जाएगा। एक नेपाली यात्री ने बताया कि उसे नेपाल पैदल जाना पड़ रहा है, क्योंकि बॉर्डर सील होने से वाहनों का आवागमन पूरी तरह ठप है। निकाय चुनाव में उम्मीदवार बनाए जाने पर अल्पसंख्यक वर्ग के पसमानदा मुसलमान प्रत्याशियों द्वारा भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है। अलीगढ़ में नगर निकाय चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 19 वार्डों में प्रत्याशी उतारे हैं, जिनमें 15 पसमानदा मुस्लिम हैं। शहर में 8.67 लाख मतदाता हैं, इनमें 30 से 35% मुस्लिम हैं। इन मुस्लिमों में 80 से 90% पसमानदा मुस्लिम हैं। वहीं पार्टी के प्रत्याशी बने पसमानदा मुस्लिमों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने हम पर भरोसा किया है और उस भरोसे को हमारा समाज कायम रखेगा। महानगर के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष ने बताया कि पसमानदा समाज की तरक्की के लिए प्रधानमंत्री पसमानदा मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं। मैं उस विश्वास के साथ पूरी तरह खरी उतरूंगी और पूरे मुस्लिम समुदाय के लोग भी हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। पार्टी ने जो विश्वास इस वक्त हम लोगों के ऊपर दिया है, मैंने खास तौर पर मुसलमानों के ऊपर किया है,
तो वही हमारा मैसेज जाना चाहिए कि हम भारी बहुमत से और जीत कर जाएं और अखंड भारत का जो हमारे प्रधानमंत्री जी की जो एक ख्वाहिश है और जो एक उनका सपना है उसको पूरा करने की पूरी कोशिश की जाए और करेंगे इंशाल्लाह। हमारे यहाँ पर एक जो सरकार चल रही है, जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, जिसने हम पर भरोसा किया पसमानदा समाज पर, उस पसमानदा समाज के भरोसे को हम कायम रखते हुए हमारे जो अलीगढ़ की 19 सीटें हैं, उन 19 की 19 सीटों पर हम पूर्ण बहुमत से जीत कर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पार्टी के पक्ष में कर्नाटक के चित्रदुर्ग, होसपेट और सिंधानूर के रायचूर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में रोड शो भी किया। प्रधानमंत्री को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर कतारों में खड़े दिखाई दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। उत्साहित लोग प्रधानमंत्री के वाहन के साथ साथ लगातार दौड़ते भी दिखे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ लोगों में भी जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लोग जनसभा स्थलों पर एकत्र हो रहे हैं। उधर कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस और जेडीएस सहित सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने प्रचार में ताकत झोंक दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। भारत में जापान के राष्ट्रदूत हिरोशी सुजुकी मन की बात के 100वें एपिसोड के लिए प्रधानमंत्री को बधाई दी है। अपने ट्वीट संदेश में सुजुकी ने कहा, मन की बात के 100वें एपिसोड के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई। जैसा कि जापान के हमारे दिवंगत पीएम शिंजो आबे ने मन की बात रेडियो पर एक सामाजिक क्रांति पुस्तक की प्रस्तावना में लिखा था, ये कार्यक्रम पीएम मोदी के संवाद के लिए जुनून को दर्शाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब हर जिले और विभाग के कार्यों पर सीधी नजर रखेंगे। इसके लिए प्रदेश के सभी 75 जिलों पर एक साथ नजर रखने के लिए मुख्यमंत्री कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में व्यापक बदलाव किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों की प्रगति पर नजर रखने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट भी बनाई है। इसमें उच्च स्तरीय 10 अधिकारी शामिल होंगे। अगर किसी अधिकारी के साल में 3 खराब परफॉर्मेंस सामने आई तो उसे निलंबित करके दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने इस बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। समीक्षा की परिधि में शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, सचिव निदेशक, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, सीडीओ और अन्य कार्मिक अधिकारी आएंगे। नई व्यवस्था के तहत रैंकिंग के मानक और अंक देने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय अलग से निर्देश जारी करेगा। इसमें परिवर्तन का अधिकार भी मुख्यमंत्री को होगा। विभागों को स्थिति सुधारने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से पत्र भेजा जाएगा। निगरानी के लिए मंडलायुक्त और डीएम जिम्मेदार होंगे। विभिन्न योजनाओं का प्रोजेक्ट और सत्यापन नोडल अधिकारी द्वारा हर महीने अनिवार्य रूप से किया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत निवेश परियोजनाओं की प्रगति पर भी मुख्यमंत्री और उच्च अधिकारियों द्वारा निगाह रखी जाएगी और इसके लिए मुख्यमंत्री कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से निवेश मित्र पोर्टल भी जुड़ेगा। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान के उन इलाकों से भी लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है जो तुलनात्मक सुरक्षित इलाकों में हैं। और दूरदर्शन संवाददाता विशाल ने कल दिल्ली पहुंचे गुजराती परिवार से बातचीत की। ऑपरेशन कावेरी के तहत लोगों का सूडान से सुरक्षित भारत पहुंचने की जो प्रक्रिया है वो जारी है। अभी एक फ्लाइट आई है सूडान से। मेरे साथ एक परिवार है जो गुजरात से आया है। इनकी बुजुर्ग माँ है, पत्नी है, छोटी बच्ची है और उनके पापा है। मैं कसाला से हूँ। सूडान में वो जो कसाला स्टेट है वहाँ से कसाला में हूँ। अभी हम लोग सब लोग सुरक्षित पहुंच गए। आप लोग जो न्यूज दे रहे हैं, देख रहे हैं, वो कसाला में कुछ नहीं है। कसाला में अभी हम कसाला से इसलिए सब लोग घबरा गए कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन कसाला में कुछ नहीं। अच्छा, ये बताइए कि आपको भारत सरकार के लिए क्या कहना है? भारत सरकार के लिए मुझे ये सब, ये ऑपरेशन कावेरी है वो दिस इज ए बेस्ट एंड नरेंद्र मोदी दिस इज ए बेस्ट। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, वंदे मातरम, जय हिंद। एंड जो आपने आर्मी सरकार, आर्मी लोगों ने जो हमले पोर्ट सुदान से जिद्दा और जिद्दा से यहाँ मिला है, वो थैंक यू वेरी मच। नरेंद्र मोदी का मैं खूब आभार व्यक्त करता हूँ। इनकी आंखों में आंसू आ गए हैं। बुजुर्ग माँ से बात करेंगे। मोदी जी के लिए क्या कहेंगे आप? नरेंद्र मोदी जेवा माणसो बहु ओछा दुनियामां छे। नरेंद्र मोदी तो मारा भाई करता पण विशेष छे। એટલા સારા માણસ છે
કે જેનો ક્યાંય એનો શું ભાષામાં એનો ઉપકાર માનવો એ નથી ખબર પડતી કે દૂર બેઠા પણ આપણું કેટલું કરે છે. બહુ આકરું છે એ બધું. इनका ये कहना है मैं नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किन लफ्जों में करूं, उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है, दिल से धन्यवाद. आप क्या कहेंगी? नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, थैंक यू, वंदे मातरम. बेटा आप क्या बोलोगे, कैसा लग रहा है आपको इंडिया के वापस? अच्छा लग रहा, थैंक यू नरेंद्र मोदी. थैंक यू नरेंद्र मोदी. ये छोटी सी बच्ची का कहना है. इनका कहना है कि नरेंद्र मोदी ने मेरे भाई जैसा का फर्ज अदा किया है और ये पूरा परिवार सुरक्षित है. એક માણસ પણ નરેન્દ્ર મોદી જેવું ન થાય. लाखों में एक है नरेंद्र मोदी, उनके जैसा सरल इंसान कोई नहीं. निकाय चुनावों की सरगर्मियों के बीच विभिन्न राजनीतिक दलों से वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है. इसी क्रम में आज भाजपा के प्रदेश भूपेंद्र चौधरी की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी और अन्य दलों के नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की. इनमें समाजवादी पार्टी की सरकार में शामिल रहे पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा भी शामिल थे. इस दौरान इनके साथ कई ब्लॉक प्रमुखों और प्रधानों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि वे अब एनसीपी का अध्यक्ष पद छोड़ रहे हैं और आगे कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे. वे एनसीपी की बैठकों में शामिल होकर पार्टी का उचित मार्गदर्शन करते रहेंगे. एक कार्यक्रम के दौरान शरद पवार की लिखी गई पुस्तक का विमोचन किया गया और इसी मौके पर शरद पवार की घोषणा के बाद लोग स्तब्ध रह गए. शरद पवार ने अपनी पुस्तक के विमोचन के मौके पर कहा कि सार्वजनिक जीवन में कहीं रुकने पर विचार करना आवश्यक है. इसके लिए उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त होने का फैसला किया है. समाजाची भूमिका विविध कधी घेणार नाही आणि त्यामुळं तुम्हाला अस्वस्थता कदाचित होते. पण मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावर निवडणूक व्हायचा निर्णय आज घेतलेला आहे. हे दैन्य असेल. सहारनपुर में लगातार 3 दिन से हो रही बारिश और बूंदाबांदी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है. बेमौसम की बारिश से जहां किसानों की गेहूं की फसलें प्रभावित हुई हैं, हरे चारे की बुआई भी पीछे हट गई है. बारिश के कारण सहारनपुर शहर के बाजारों में भी रौनक फीकी है. सड़कों पर पानी से आवागमन में परेशानी हो रही है. तापमान में गिरावट आ गई है, जिससे लोगों को मई के गर्म महीने में भी हल्की सर्दी का एहसास हो रहा है. ये जो लगातार 1-2 दिन की बरसात है, तो इसमें हमारे किसान भाइयों की जो फसल गेहूं की कट करके खेत में पड़ी हुई है और उसकी थ्रेसिंग नहीं कर पाए हैं, अब वो फसल भीग गई है, तो उसमें तो नुकसान है क्योंकि दाना खराब हो जाएगा, भूसा काला हो सकता है. और बाकी जो भी शेष फसलें हैं, चाहे गन्ना की बात करें, सब्जी की बात करें, खरीफ फसल की तैयारी की बात करें, चाहे नर्सरी की बात करें, सभी फसलों के लिए सभी जो कृषि की क्रियाएं हैं सबके लिए बहुत ही फायदेमंद है. मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना जताई है. पहाड़ों पर बर्फबारी भी होने का अनुमान है. इस बीच प्रदेश में भारी बारिश, तेज हवाओं और ओलावृष्टि को लेकर मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में धूल भरी हवाओं, ओलावृष्टि और गरज चमक के साथ तेज बारिश के आसार हैं. मौसम विभाग ने लखीमपुर खीरी, अलीगढ़, बिजनौर, बहराइच, पीलीभीत, एटा, मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में 30 से 50 किलोमीटर की तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है. मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि यदि आवश्यक न हो तो यात्रा पर न निकलें, पेड़ और बिजली के तारों से बरसात के समय दूर रहें. इस बीच प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने और ओले पड़ने तथा तेज हवाओं के चलते तापमान में 8 से 10 डिग्री तक की गिरावट आई है. तेज हवा के साथ हुई बारिश से आम की फसल को भी काफी नुकसान पहुंचा है. तेज रफ्तार से हवा चलने और आंधी और बारिश का सिलसिला जारी रहने की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है. मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा के ऊपर से चक्रवाती स्थिति बनने के चलते पश्चिमी विक्षोभ बंगाल की खाड़ी से नम हवाओं को तेजी से खींच रहा है. दूसरी ओर पाकिस्तान के ऊपर वाला छोर
दक्षिण पश्चिम में अरब सागर से उठ रही नम हवाओं को खींच रहा है और ये दोनों उत्तर प्रदेश के ऊपर आपस में टकरा रहे हैं, जिसके कारण बारिश और आंधी का सिलसिला आगे कई दिनों तक बना रह सकता है। वाराणसी में 22 अप्रैल से गंगा पुष्करालू महोत्सव चल रहा है। इसके तहत वाराणसी आने वाले दक्षिण भारत के राज्यों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु से आए हुए तीर्थयात्रियों ने अपने दिवंगत पूर्वजों के लिए विधि विधान से पिंडदान किया। तीर्थ पुरोहितों और आए हुए यात्रियों ने बताया कि हर 12 साल पर काशी में गंगा पुष्करालू महोत्सव का आयोजन होता है, जो महाकुंभ के बराबर माना जाता है और इसका हम सभी के लिए बहुत ही महत्व है। पिंडदान के उपरांत गंगा पुष्करालू महोत्सव में आए हुए तीर्थयात्री बाबा विश्वनाथ, काल भैरव, मां अन्नपूर्णा और मां विशालाक्षी के दर्शन पूजन करके ही वापस जाते हैं। महोत्सव मतलब जैसे कि हम लोग के यहाँ पे लगता है उत्तर प्रदेश उत्तर की तरफ कुंभ लगती है हर 12 साल पे, इसी तरह दक्षिणार्थी का हर 12 साल में एक तो कुंभ लगती है। तो इस पुष्कर के अवसर में काशी में आए हुए यात्रियों को यहाँ पे क्या क्या किया जाता है कि यहाँ पे हम लोग काशी के पुरोहित ब्राह्मण होकर के ब्राह्मण है यहाँ पे और गंगा किनारे केदार घाट पे यहाँ का जैसे कि हम लोग पूछते हैं यात्रियों कि हम लोग पुष्कर में आए हैं, क्या क्या करना है। यहाँ पे गंगा स्नान संकल्प की स्नान होती है और दान धर्म दान दक्षिणा करते हैं। तो इसी तरह पितरों का भी पूजा होती है इस पुष्कर में। गंगा पुष्कर महोत्सव के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं काशी स्थल में हूँ, इससे बड़ी बात मेरे लाइफ में कुछ नहीं हो सकती है। मैं बहुत लकी फील करती हूँ कि इस दिव्य समय में यहाँ गंगा के पुष्कर में हूँ और उनका स्नान करके वो पुण्य पाने का अनुभव और अनुग्रह भगवान का मेरे ऊपर है, इसके बारे में मैं बहुत। यूजीसी के पूर्व चेयरमैन और मुख्यमंत्री के शिक्षा सलाहकार ने डीडी न्यूज से वाराणसी में खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि किस तरह प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काशी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के साथ पूरे देश में और खास तौर से उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विकास की ओर अग्रसर है। विश्वविद्यालय में 2008 से 2011 के बीच में कुलपति रहा है, मेरा ये सौभाग्य था और अब माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ की संसदीय क्षेत्र से का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उन्होंने काशी को बहुत कुछ दिया है। मुझे ये खुशी है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के चेयरमैन रहते हुए हमारे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को इंस्टीट्यूशन ऑफ इमिनेंस का आईयूई का दर्जा भी प्राप्त हुआ है और उसके तहत जो है विश्वविद्यालय बहुत प्रगति करेगा। और मेरे समय पे जो इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट और यूनेस्को चेयर ऑफ पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये चीज़ें जो शुरू हुई थी ये बहुत आगे बढ़ गई हैं। विश्वविद्यालय भी बहुत प्रगति कर रहा है और भविष्य में इसकी संभावनाएं बहुत हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी काशी के विकास के साथ साथ बीएचयू और आईआईटी बीएचयू और दूसरी जो शिक्षण संस्थाएं हैं उसकी प्रगति पर भी बहुत ध्यान दे रहे हैं। प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का भी काशी के साथ साथ प्रदेश के जो पूरा का पूरा शैक्षिक उन्नयन है उसकी पूरी कोशिश है। डॉक्टर एलकेएस बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज वाराणसी। मजबूत घरेलू मांग और निवेश गतिविधियों के कारण वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती का रुख दिखाया है। भारत की आर्थिक ताकत बीते 9 वर्षों में शुरू किए गए केंद्र सरकार की नीतियों में निहित है। इन नीतियों ने यह सुनिश्चित किया है कि भारत निवेश के लिए वैश्विक स्तर पर लगातार पसंदीदा देश बना हुआ है, जो एक मजबूत बुनियादी ढांचे और एक स्थायी राजकोषीय स्थिति पर टिका हुआ है। आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वैश्विक मंदी के बीच भारत अभी दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था बना हुआ है। देश के अंदर और विदेशी एजेंसियों के अनुमान के मुताबिक भारत अब भी दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। शुरुआत जीएसटी से करें तो जीएसटी के मोर्चे पर केंद्र सरकार के लिए वित्त वर्ष 2023-24 का आगाज बेहद शानदार रहा। जीएसटी लागू होने के बाद से अब तक अप्रैल 2023 में सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन हुआ है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन 1 करोड़ 87 लाख से ज्यादा रहा, जो अब तक का सबसे अधिक मासिक संग्रह है। India's growth numbers are pretty robust. Even if you look at the UPI transactions, they are clocking at almost 30 crore transactions per day, aggregating to about 15 lakh crores or 14 lakh crores of
monthly transactions. That's very positive. Also, the latest numbers on toll collections, which has completely helped to reduce the cost of the wastage of fuel at various toll nakas. The FASTag has actually raked in over 5,000 crores towards toll collections. So India is truly shining. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक एशिया प्रशांत क्षेत्र की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में 4.6% रह सकती है, जो कि 2022 में 3.8% थी। इस वृद्धि में सबसे अधिक योगदान भारत और चीन की अर्थव्यवस्था का होगा। मौजूदा समय में पश्चिमी देशों के मुकाबले भारत और चीन की अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है। इस कारण IMF ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में होने वाली वृद्धि में एशिया प्रशांत क्षेत्र का योगदान 70% होगा। वहीं विश्व बैंक के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 6.3% की दर से विकास कर सकती है। देश में मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में भी तेजी का माहौल देखा जा रहा है। इसका संकेत मैन्युफैक्चरिंग PMI आंकड़ों से मिलता है। अप्रैल महीने में मैन्युफैक्चरिंग PMI 4 महीनों में सबसे ज्यादा दर्ज किया गया और यह 57.2 के स्तर पर रहा। आपको बता दें कि 50 से ज्यादा का PMI आंकड़ा बताता है कि किस सेक्टर में कितनी ग्रोथ हो रही है। भारत का एविएशन मार्केट भी एक बार फिर से बुलंदियों पर है। घरेलू हवाई यात्रा में लगातार इजाफा हो रहा है। सोमवार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि भारतीय घरेलू हवाई यात्रा 30 अप्रैल को पूर्व कोविड औसत को पार कर नई ऊंचाई पर पहुंच गई। यानी कोविड महामारी से पहले घरेलू विमानों में यात्रियों की जो औसत संख्या थी, उससे ज्यादा यात्रियों ने अप्रैल 2023 में हवाई सफर किया। इससे पहले नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया था कि भारत का घरेलू हवाई यातायात रविवार को अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जब कुल 9,13,336 यात्रियों ने 5,947 उड़ानों से यात्रा की। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की मुसीबतें कम होती नहीं दिख रही। एक तरफ सरकारी बंगले का सौंदर्यीकरण के विवाद को लेकर बीजेपी का अनिश्चितकालीन धरना जारी है, तो दूसरी तरफ आबकारी नीति के चलते कथित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई। इस चार्जशीट में ईडी ने कई अहम खुलासे किए हैं। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दाखिल चार्जशीट में कहा गया है कि दिल्ली की नई आबकारी नीति केजरीवाल का ही ब्रेन चाइल्ड है। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। निकाय चुनाव के पहले चरण के मतदान की तैयारियां हुई पूरी। आज पोलिंग पार्टियां हो रही हैं रवाना। राजनीतिक दलों का घर घर प्रचार भी जारी। निकाय चुनाव के दौरान पहले चरण के मतदान वाले जिलों में बढ़ाई गई सुरक्षा। भारत नेपाल सीमा हुई सील। आवागमन पर रखी जा रही है कड़ी नजर। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार हुआ तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में उमड़े लोग। राहुल गांधी ने भी की जनसभा। जापानी राजदूत ने मन की बात के 100वें एपिसोड के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी बधाई। कहा, प्रधानमंत्री का जनता से सीधे संवाद का है ये अनूठा प्रयास। और अगले 5 दिनों में उत्तर प्रदेश और दिल्ली सहित 5 राज्यों में मौसम विभाग ने तेज हवाएं चलने और बारिश का जारी किया अलर्ट। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।